भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसके बाद से पूरे देश में खलबली मच चुकी है और लोग भौचक्के से हो गए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बात करेंगे निठारी कांड की। निठारी कांड एक ऐसा कांड था जिससे उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार, मुलायम सिंह यादव की सरकार और पूरे भारत की केंद्र सरकार दोनों सदमे में आ गई थी कि ऐसा भी क्या कुछ हो सकता है। सारी चीज़ें डिटेल में हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि एक नरभक्षी जो था वो किस प्रकार से बच्चों को पका के खा जाता था। सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे और नाले में काट काट के उन्हें फेंक दिया जाता था। पूरी कहानी पर आएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि नोएडा निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में दोषी मानते हुए 14 मामलों में फांसी की सज़ा सुनाई थी और जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को 6 मामले इसके ऊपर दर्ज किए गए थे और इनमें 3 मामलों में कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। अब इन मामलों पर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी को सज़ा को रद्द कर दिया है, यानी कि उम्र कैद में कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें निकली थी। आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मैंने आपको बता दिया कि नोएडा के चर्चित निठारी हत्याकांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सज़ा को रद्द कर दिया है और अदालत ने सुरेंद्र को 12 मामलों में और पंढेर को 2 मामलों में बरी कर दिया है। बता दें कि निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को 6 मामलों में दर्ज किए और इनमें से 3 मामलों में फांसी की सज़ा सुनाई थी। वहीं 2 केस में वो पहले ही बरी हो चुका है। साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव में हुई वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में हर रोज रोंगटे खड़े करने वाले उस समय खुलासे हो रहे थे, जिससे कि पूरे जनमानस में दहशत का माहौल फैल गया था और लोगों के अंदर गुस्से का गुबार फूल रहा था। पुलिस ने जांच के आधार पर मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था और वारदात का खुलासा किया था। कहानी किस प्रकार से शुरू होती है उनकी बात हम करते हैं। मामला यूं होता है कि साल 2006 की बात करते हैं। 29 दिसंबर मकान मालिक मनिंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली गिरफ्तार किया गया था और 30 दिसंबर को नाले से और बच्चों के कंकाल मिले थे। 31 दिसंबर को 2 बीट कांस्टेबलों को निलंबित किया गया था। हुआ क्या था कि एक लड़की थी जिसका नाम था पायल। वो पायल जो थी वो एक ऑटो से पंढेर के जो कोठी थी वहाँ पे जाके रुकती है उस गेट पर, और उस गेट पर रुकने के बाद ऑटो वाले से कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ और पैसे लाकर आपको देती हूँ। लेकिन वो अंदर गई और गेट पर ऑटो वाला इंतज़ार करता रहा और काफ़ी समय बीत चुका। जब ऑटो ड्राइवर के पास लड़की पैसा देने के लिए नहीं आई तो वो जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है कोठी में और वहाँ से जो आदमी निकलता है वो कहता है कि वो जो लड़की आई थी काफ़ी समय पहले ही चली गई थी। लेकिन मामला यूँ हुआ कि जो ऑटो ड्राइवर था उसे शक हुआ, क्योंकि वो लगातार उसी गेट पर खड़ा ही था और वो कहीं से निकली नहीं थी। इसके बाद वो वापस चला जाता था। पायल के जो पिता थे, पायल के पिता इस मामले को सीरियस लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे लगातार बच्चे 2 सालों से गायब हो रहे थे। वो थाने पर जाते हैं, थाने पर रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन थाना उनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। इसके बाद वो अपने वकील को लेकर जाते हैं और कोर्ट में चीज़ें बताते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे पूरी लिस्ट लगाते हैं जितने बच्चे पिछले 2 साल में गायब हुए थे। ऐसी बात वो कोर्ट को बताते हैं और कोर्ट इस बात को सीरियस लेता है और फिर उसके बाद वो पुलिस को आदेश करती है कोर्ट, और फिर उसके बाद पुलिस छानबीन के लिए तैयार हो जाती है और छानबीन होना शुरू हो जाता है और इन चीज़ों को लेकर इस प्रकार से इनकी गिरफ्तारियां होती हैं। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने आपको बताया कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ था। हमने 2006 से बताया कि 29 दिसंबर मकान मालिक मनिंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली गिरफ्तार किया गया। 30 दिसंबर को नाले से बच्चों के कंकाल मिले। 31 दिसंबर को कांस्टेबलों को निलंबित किया गया, यानी कि जो लोग उस समय
उस समय थाने पर थे, मौजूद थे, उन लोगों को निलंबित किया गया क्योंकि उनसे ये पूछा गया कि जो एफआईआर लिखने की बात आती थी, बच्चे गायब हो रहे थे, उनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही थी। इस आधार पर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और एक नई टीम गठित की जाती है और उस टीम के द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। 1 जनवरी की हम बात करते हैं। 1 जनवरी को क्या होता है, 2007 की हम बात करते हैं। हत्याओं को लेकर ग्रामीणों का पुलिस के साथ संघर्ष हो जाता है। पुलिस ने चंडीगढ़ में पंढेर के परिजनों से पूछताछ करनी शुरू की। 5 जनवरी की बात करेंगे तो यूपी पुलिस अभियुक्तों को व्यापक नार्को परीक्षण के लिए गांधीनगर लेकर गई थी। 10 जनवरी की बात करेंगे तो सीबीआई ने मामले की जांच का जिम्मा संभाला। 11 जनवरी को मामले की जांच शुरू करने के लिए सीबीआई का पहला दल निठारी गांव पहुंचा था। मकान के निकट 30 और हड्डियां बरामद हुई। 12 जनवरी को मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली से सीबीआई ने पूछताछ की। 20 जनवरी को यूपी सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में रिपोर्ट दाखिल की। 8 फरवरी को 2007 को विशेष सीबीआई अदालत ने पंढेर और सुरेंद्र कोहली को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। 12 फरवरी 2007 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले के अध्ययन के लिए समिति का गठन किया। 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में ACMM में अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए। बयानों की वीडियोग्राफी की गई। 22 मई 2007 को सीबीआई ने गाजियाबाद की अदालत में मामले में पहला आरोप पत्र दाखिल किया। मोनिंदर सिंह पंढेर पर हल्के आरोप लगाए गए। सुरेंद्र कोहली पर बलात्कार, अपहरण और हत्या जैसे आरोप लगाए गए। मैंने आपको चीज़ें बताई कि किस प्रकार से जो सुरेंद्र कोहली था वो उसका नौकर था, किसका, मोनिंदर सिंह पंढेर का। इसमें कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट करते चले कि मोनिंदर सिंह कोहली और सुरेंद्र कोहली ये पकड़े कैसे जाते हैं। पकड़े इस प्रकार से जाते हैं कि जब पायल नहीं मिलती है तो पायल का जो पिता था वो पुलिस में जाता है। जो कंप्लेन होती है उसके आधार पे सारी चीज़ें मैं आपको बता ही रहा था। लेकिन पुलिस ने किया क्या कि जो पायल थी उसके मोबाइल की जांच की। पायल की मोबाइल पर एक फ़ोन कॉल आया था जो कोठी के मालिक के नाम पर था, यानी कि मोनिंदर सिंह पंढेर के नाम पर था। लेकिन जब पूछताछ की गई मोनिंदर सिंह पंढेर से तो उन्होंने बताया कि उनके किसी परिजन का देहावसान हो गया था और वो पंजाब में थे। क्योंकि मोनिंदर सिंह पंढेर जो हैं वो पंजाब के ही रहने वाले थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे और उसकी ताकत आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से उनका केस आज तक लड़ा जा रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं बड़े बड़े वकीलों के द्वारा बचा भी लिया गया है। मोनिंदर सिंह पंढेर की जब जांच की जाती है तो वो बताते हैं कि मैंने फ़ोन नहीं किया था, मेरी बात नहीं हुई थी और मैं इस समय पंजाब था। तो जब पुलिस ने इसको क्रॉस चेक किया तो बातें निकल के आई, लेकिन फ़ोन तो हुआ था। फिर उसके बाद सुरेंद्र कोहली पर इसमें चीज़ें होती हैं और सुरेंद्र कोहली को पकड़ा जाता है और जब उसकी बाकायदे धुलाई होती है, यानी कि उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो इन बातों को कबूलता है और उसने जो बातें बताई अब आप सुनकर चौंक जाएंगे। क्योंकि जो पायल थी वो पायल कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक कॉल गर्ल थी। कॉल गर्ल आप समझते हैं ना कि पैसे लेकर जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली। और इतना ही नहीं, मोनिंदर सिंह पंढेर महीने में 2 बार नोएडा आता था अपनी कोठी पर और ये लगभग 2 से 3 बार उससे मिलने के लिए आती थी और दोनों वहाँ पे रहते थे। और जब दोनों साथ में होते थे तो सुरेंद्र कोहली जो था ये एक नौकर था और ये छिप कर उनको देखता था और इसको भी जो वो लोग करते थे वही करने का मन करता था। इस प्रकार से इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें करने की भावनाएं जागृत होती हैं और फिर उसके बाद ये अपना काम शुरू कर देता है। जब मोनिंदर सिंह पंढेर नहीं था तो उसने पायल को फ़ोन किया कि एक पार्टी आ रही है, उससे तुमको मिलवाना है और फिर उसके बाद जो भी होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें खुलासा किया था कि जो पायल थी उससे कॉल गर्ल का काम उसके पिता स्वयं करवाते थे। पिता का मतलब उसके पिता जो थे जिन्होंने उसके गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी, उन्हीं का नाम सामने आता है कि उनके द्वारा ये सब करवाया जाता है। तो नोएडा पुलिस उनके पिता को बुलाती है और पूछताछ करती है कि क्या ये बातें सही है। तो कहते हैं मैं जो भी करवाता था वो हमारा पर्सनल मामला है, हमने आपको इंक्वायरी करने की बात की है, आप इंक्वायरी करिए कि बच्ची कहाँ है। ये बातें निकल के आती हैं। फिर उसके बाद चीज़ें निकलती हुई चली जाती हैं और जब सुरेंद्र कोहली को
पकड़कर उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है कि वो जो बच्चियां थीं उनको ये मार डालता था, उनको दुपट्टों से उनके गलों को दबा के मार डालता था और उसके बाद उनके कुछ पार्ट्स काट कर वो रसोई में पका कर उनको खा भी जाता था। इस प्रकार से वो जिस तरीके से हैवानियत की हदें पार कर गया था, पुलिस के होश उड़ जाते हैं और इसमें उसके ऊपर अपहरण और हत्या के आरोप लगाए जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं 2008 से 2023 के बीच में क्या क्या घटनाक्रम हुए, किस प्रकार से इस केस की सुनवाई चली थी। जब हम बात करते हैं कोठारी हत्याकांड की तो इसमें कुछ चीज़ें और स्पष्ट हो जानी चाहिए। जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो 2007 तक की कहानी तो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब बताते हैं 2008 1 मई से। 1 मई को निठारी हत्याकांड के तीनों पीड़ितों के पिता मुख्य अभियुक्त पंढेर को हत्या और अपहरण के आरोप से मुक्त करने को लेकर सीबीआई के खिलाफ अदालत पहुंचते हैं। यानी कि जो निठारी हत्याकांड के तीनों पीड़ित थे उनके पिता मुख्य अभियुक्त पंढेर को हत्या और अपहरण के आरोपों से मुक्त करने को लेकर सीबीआई के खिलाफ अदालत पहुंचते हैं। आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, यही है पॉलिटिकल पावर और पैसे की पावर। 11 मई को क्या घटना घटती है? गाजियाबाद की अदालत ने सीबीआई को हत्याओं में पंढेर की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया। 6 सितंबर को निठारी हत्याकांड की शिकार एक लड़की के पिता जतिन सरकार का शव पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नदी से बरामद हुआ। फिर से ये लाइन सुनिएगा कि 7 सितंबर को निठारी हत्याकांड की शिकार एक लड़की के पिता जतिन सरकार का शव पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नदी से बरामद हुआ। यानी कि आपको मैंने बताया कि निठारी हत्याकांड के तीनों पीड़ितों के पिता अभियुक्त पंढेर को, जो उसका मालिक था, हत्या के अपहरण और आरोपों से मुक्त करने को लेकर सीबीआई के खिलाफ अदालत पहुंचे थे। मतलब कि जो हत्यारा था उसी को बचाने के लिए पीड़ितों के पिता खुद गए थे कि इस मामले को सीबीआई से वापस लिया जाए या जो भी चीज़ें हैं कि पंढेर को बचाया जाए। और आप देख रहे हैं कि एक बच्ची के पिता को मार दिया जाता है, ठीक है, जतिन सरकार जिनका नाम होता है। 6 सितंबर को उनकी लाश नदी से प्राप्त होती है मुर्शिदाबाद जिले में। अब बात करते हैं 1 नवंबर की। उच्चतम न्यायालय ने एक पीड़ित के रिश्तेदार के आरोप पर सीबीआई को नोटिस भेजा, जिसमें आरोप लगाया गया कि सीबीआई पंढेर को बचाने का प्रयास कर रही है। मतलब चीज़ें क्या निकल रही हैं, मैंने जो आपको अभी स्टोरी बताई कि जो पंढेर का नौकर है वो नौकर सारी बातें बताता है, किस प्रकार से मार रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। उसका जो नौकर था उसने एक मामले में ये बताया था कि जिस दिन एक बच्ची की उसने हत्या की थी उस दिन पंढेर घर में मौजूद था। इसके बावजूद सीबीआई जो थी हर मामलों में पंढेर को शामिल नहीं कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ उसके नौकर को शामिल कर रही थी, जिसकी वजह से पंढेर हर जगह उसका जो केस था मजबूत होते जा रहा था और जो पीड़ित पक्ष था उसका केस पंढेर के खिलाफ कमज़ोर होता जा रहा था। यानी कि वहाँ पे पूरा उसका पॉलिटिकल और पैसे का पावर दिखाई दे रहा था। सीबीआई हो या प्रदेश सरकार की पुलिस हो, दोनों उसको कहीं ना कहीं बचाती हुई उस समय नज़र आ रही थी। मतलब उसके केस को कमज़ोर किया जाता है और इसी चीज़ को लेकर पीड़ित के रिश्तेदार जो थे आरोप लगाते हैं और सीबीआई को कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जाता है, जिसमें आरोप लगाया गया कि सीबीआई पंढेर को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। 13 दिसंबर गाजियाबाद की विशेष सीबीआई ने मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 2 किशोरियों से बलात्कार तथा उनकी हत्या के आरोप में उनके ऊपर तय कर दिए। अब बात करते हैं साल 2009 की। 12 फरवरी 2009 की बात होती है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने पंढेर और कोली को बलात्कार व हत्या का दोषी ठहराया। 13 फरवरी को निठारी में सिलसिलेवार 19 हत्याओं में से एक 14 वर्षीय रिम्पा हलदार के साथ रेप और उसकी हत्या के लिए विशेष अदालत ने पंढेर तथा कोली को मौत की सज़ा सुनाई। 11 सितंबर की बात करते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को सुनाई गई मौत की सज़ा को दरकिनार करते हुए उसे बरी कर दिया था। ये बड़ा मामला था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 11 सितंबर 2009 को भी यही घटना इसके साथ हुई थी। 11 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को सुनाई गई मौत की सज़ा को दरकिनार करते हुए उसे बरी कर दिया था। फिर 7 जनवरी 2009 को
हालदार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की मौत की सज़ा बरकरार रखी। 4 मई 2009 को कोहली को आरती प्रसाद की हत्या का दोषी पाया गया। उसे 12 मई को दूसरी बार मौत की सज़ा सुनाई गई। 28 सितंबर 2009 को कोहली को मजदूर पप्पू लाल की 8 वर्षीय लड़की रचना लाल की हत्या के जुर्म में तीसरी बार मौत की सज़ा सुनाई गई। लगातार उसे मौत की सज़ा सुनाई जा रही थी और 22 दिसंबर 2009 को कोहली को चौथी बार मौत की सज़ा सुनाई गई। साल 2010 में 7 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की मौत की सज़ा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय साल 2014 में 20 जुलाई को सुरेंद्र कोहली और मौत की सज़ा पाए 5 अन्य दोषियों की याचिका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दी। 8 सितंबर कोर्ट ने रात 1 बजे कोहली की फांसी पर रोक लगा दी। अब इस घटना को आपको समझना पड़ेगा। 2014 की जो घटना घटी थी कि ये लोग राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं कि हमारी जो फांसी की सज़ा है उसको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन फांसी की सज़ा बरकरार रह जाती है। प्रणब मुखर्जी इनको माफ़ नहीं करते हैं। 8 सितंबर को इसको फांसी होने वाली थी और फांसी से कुछ घंटों पहले देश के बड़े बड़े नामी वकील जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से ये कहते हैं कि ये जो है इसकी याचिका जो थी इसको पूरी तरह से कोर्ट के द्वारा सुना नहीं गया है और इनको पहले ही सज़ा सुना दी गई है। इनको कुछ और समय चाहिए सज़ा अपने पक्ष को रखने के लिए। तो इस बात को लेकर जब कोर्ट में पहुंचते हैं उनके बड़े बड़े वकील, देश के जो अपने आप को बड़े बड़े वकील कहते हैं और बच्चियों के हत्यारे को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, जो हर बार पहुंचते हैं। हमारे देश में तो आतंकवादियों को बचाने के लिए भी रात में कोर्ट खुल जाती है। तो वही हालत यहाँ पे हुई थी और रात को 1 बजे जो कोहली को फांसी होनी थी उस फांसी पर रोक लगा दी गई थी। यानी कि सुबह उसको फांसी होनी थी भोर में 3-4 बजे के आसपास और 1 बजे उसकी फांसी पर रोक लगा दी जाती। यानी कि ये भी भगवान के यहाँ से कुछ अजीब ही लिखवा के आया है कि इसको बार बार मरने से बचा लिया जाता है और कोहली की सज़ा उसी दिन होनी थी जिससे वो बच गया। शीर्ष अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में याचिका का उल्लेख आधी रात के बाद पीठ के समक्ष किया गया और आदेश 1:40 पर पारित किया गया। आदेश की सूचना संबंधित जेल अधिकारियों को दे दी गई है। कोहली को 12 सितंबर को मेरठ जेल में फांसी दी जानी थी, जहां से उसे उच्च सुरक्षा वाले बैरक में रखा गया था। 7 सितंबर सुरेंद्र कोहली की मौत की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। 12 सितंबर को 2014 को उच्चतम न्यायालय ने निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी पर अनंतरिम रोक लगा दी थी। 29 अक्टूबर तक इसको बढ़ा दिया गया। 28 अक्टूबर को 3 जजों की बेंच ने मौत की सज़ा की समीक्षा याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कोहली की वकील इंदिरा जयसिंह से समीक्षा मांगने के कारणों का हवाला देते हुए 5 बुलेट बिंदुओं का एक दस्तावेज जमा करने को कहा। यानी कि कारण बताओ नोटिस, एक तरह से कह सकते हैं कि किस कारण से इनको सुना जाए या इनकी बातों को या इनकी सज़ा को छोड़ी जाए। साल 2014 में क्या और घटना घटती है। अक्टूबर 29 को हम बात करेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मौत की सज़ा की समीक्षा याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत ने फैसले में कोई गलती नहीं की है। यानी कि कोहली को मौत की सज़ा दी जाएगी। उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू थे उनकी अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस सज़ा को बरकरार रखा। फिर साल 2015 में 29 जनवरी की घटना हम बताते हैं। मुख्य न्यायाधीश DY की एक खंडपीठ ने, जो हमारे DY चंद्रचूड़ थे, उनकी एक खंडपीठ ने चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PKS बघेल ने कोहली की मौत की सज़ा के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए कहा कि उसकी दया याचिका पर निर्णय लेने से अत्यधिक देरी को देखते हुए यह असंवैधानिक होगा। अब बात करते हैं 22 जुलाई 2017 की। CBI अदालत ने व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोहली को दोषी ठहराया और कहा कि सज़ा 24 जुलाई को सुनाई जाएगी। 24 जुलाई को सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को 20 वर्षीय पिंकी सरकार की हत्या और बलात्कार के प्रयास में CBI अदालत ने दोषी ठहराया। दोनों के खिलाफ हत्या के 16 मामलों में से यह 8वां मामला है जिसमें फैसला सुनाया गया था।
अब क्या था निठारी कांड, मैंने आपको पूरा बता दिया कि 12 नवंबर 2006 को निठारी में रहने वाली एक युवती कोठी की सफाई के लिए घर से निकली थी। इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। स्वजनों ने उसकी तलाश की लेकिन बेटी नहीं मिली तो पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इसके बाद मनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले में कई शव मिलने के बाद मामला सामने आया। इस मामले में 19 केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 17 केस पंजीकृत थे। इनमें से 11 मामलों में अदालत ने पहले ही फैसला सुना दिया था। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, उसकी बातें भी हो चुकी हैं। तो आइए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है उसको भी हम जानते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के निठारी कांड में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुरेंद्र कोहली व मनिंदर सिंह पंढेर को मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। आरोप संदेह से परी साबित न हो पाने के कारण निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति एस.एच. रिजवी की खंडपीठ ने लंबी बहस के बाद अपीलों पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। उक्त मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया है। तो ये आज की अपडेट थी 16 अक्टूबर 2023 की, जो हमने सारी बातें बताई। कोहली पर दर्जनों लड़कियों की नृशंस हत्या व दुष्कर्म करने के आरोप में 1 दर्जन से अधिक मामलों में फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। पंढेर को 3 मामलों में फांसी की सजा मिली है। नोएडा की पंढेर की कोठी में निठारी गाँव की लड़कियों को लाकर हत्या की गई थी और इस मामले में आज वो बरी हो गया है। देखिए फिर से इस इलाहाबाद की बात को सुनिएगा हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के निठारी कांड में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुरेंद्र कोहली व मनिंदर सिंह पंढेर को मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। आरोप संदेह से परे साबित न हो पाने के कारण निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सोर्स क्या था ये बताने का, तो दैनिक जागरण के माध्यम से हमने ये आपको सोर्स जो है उसको हमने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।